एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स की। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसका लेसन 1 पढ़ेंगे कास्ट। ये वीडियो जो है BA प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 4 का नाम है पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया। इस वीडियो में हम इसका लेसन 1 जो है कास्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें अपने देश के पावर स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम इस यूनिट में 3 लेसन्स जो हैं कास्ट, क्लास और पैट्रियार्की, इनको डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। Prior to the Government of India Act 1935, the scheduled caste was classified as the depressed classes। जो हमारा गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया था, उससे पहले शेड्यूल कास्ट को डिप्रेस्ड क्लास में क्लासीफाई किया जाता था। डिप्रेस्ड क्लास मतलब बहुत ही दबे हुए जो लोग होते थे, जो दबाव में आए होते थे किसके, बड़े लोगों से, और जो बहुत नीची जाति के होते थे, उनको जो है डिप्रेस्ड क्लास में बोला जाता था। द सोशल ग्रुप is categorized amongst the poorest and most subordinated in term of human development in Indian society। जो हमारी इंडिया की सोसाइटी है, उसके ह्यूमन डेवलप में जो शेड्यूल कास्ट है, उनको बहुत गरीब और मोस्ट सबऑर्डिनेट टर्म्स में डिस्क्राइब किया गया है। इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, मोर देन हाफ ऑफ SC पॉपुलेशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। जो ये देश हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में जो लोग जनसंख्या है वो आधी से ज़्यादा कौन है, SCs हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल कास्ट बिलोंग टू द कास्ट, रेस, ट्राइब्स। जो शेड्यूल वर्ड है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स लिखे गए हैं उनको डिस्क्राइब करता है। बट जो शेड्यूल कास्ट है वो जो है किसको बिलोंग्स करता है, कास्ट को, रेस को, ट्राइब्स को या पार्ट ऑफ ग्रुप्स को, मतलब कि जाति हो गई, जो ग्रुप्स हो गए, पार्ट्स के हो गए, उनको डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 341 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 341 है वो शेड्यूल कास्ट के बारे में बताता है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Government of India Act 1935 considered as scheduled caste population to be determined on the basis of following deprivation, particularly socio-economic, that they। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसमें जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है उनके बारे में बताता है। कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि जो भी शेड्यूल कास्ट लोग होंगे वो कैसे पता चलेगा, तो इन फॉलोइंग जो है वेज हैं, इनमें बताया गया है। जैसे कि ऑक्यूपाई लो पोजीशन इन हिंदू सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारे देश में जो हिंदूज़ हैं उसमें बहुत ही लो पोजीशन होगी उनकी। हैव इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, उनके पास कोई गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं होंगी। और इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल फैक्टर, वो जो ट्रेड हैं, जो गए व्यापारी हो गए, ऐसे भी काम कोई नहीं करेंगे। जो सफ़र सोशल एंड फिज़िकल एक्सक्लूशन, उन्हें ना लोगों से अलग रखा जाएगा, उन्हें सोशली बहुत अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, फिज़िकली बहुत अलग ट्रीटमेंट मिलेगी। लैक एजुकेशन डेवलपमेंट अमंग्स द होल कम्युनिटी, उनके पास एजुकेशन, जो पढ़ाई है, वो बहुत कम होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट अ सोशल पर्सपेक्टिव। पावर स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट को हम सोशल पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। द नोमेनकल्चर ऑफ कास्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज वर्ड कास्टा विच मीन्स ब्रीड, लीनेज और रेस नोन एज जाति इन इंडियन कंटेक्स्ट रेफर्स टू बर्थ। जो कास्ट है ये एक पोर्टुगीज़ वर्ड से लिया गया है कास्टा, जिसका मतलब होता है ब्रीड, लीनेज, रेस, या इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इसको जाति भी बोला जाता है। जो किसके रेफर्स होती है, बर्थ, जहाँ मतलब कि जहाँ इंसान का जन्म हुआ है वहीं से उसकी जाति का पता चलता है। केटकर आ कास्ट एज ए सोशल ग्रुप हैविंग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो केटकर हैं उन्होंने सोशल ग्रुप को 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में बांटा। फर्स्ट, मेंबरशिप इज़ कन्फाइड टू दोज हु आर बोर्न ऑफ द मेंबर, मतलब पहला वो थे जो
जहाँ लोग उसका जहाँ इंसान का जन्म हुआ है वहीं से उनके जाति के बारे में पता चलेगा, उसको हम बोल सकते हैं हेरिडेटरी मेंबरशिप। एंड सेकंड बोला मेंबर्स फॉर बिडन बाय द इनएक्सोरेबल सोशल लॉ, और जो सोशल लॉ के बारे में मेंबर्स की जाति पता चलेंगी। सो फिर आते हैं C.H. कूली। When class becomes strictly hereditary then it is a caste। ये बोलते हैं, ये इन्होंने बताया कि जब हमारी कास्ट जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी हेरिडिटी के मामले में। हेरिडिटी मतलब लोगों का जहाँ से जन्म हो रहा है वहीं से उनकी जाति का पता चलेगा। जब यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गई थी तो जो ये C.H. कूली थे उन्होंने बताया एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बताया किसका, जाति को लेके। उन्होंने हमारी जाति को कुछ 4 टाइप्स में बांटा। सबसे पहले जो उन्होंने बांटा, उन्होंने बोला कि पहले जो आएंगे ब्राह्मण्स आएंगे जो पंडित लोग हो गए, फिर आएंगे क्षत्रिय जो वॉरियर्स या किंग्स हो गए, फिर आएंगे वैश्य जो मर्चेंट्स लैंड ऑनर्स हो गए वो, और फिर आएंगे शूद्रा फिर जो कॉमरर्स हो गए, प्लीजेंट हो गए, सर्वेंट्स हो गए, वो सब। ये जो उन्होंने 4 कैटेगरी में जो है हमारी जाति इसको बांटा। सबसे पहले जो ब्राह्मण आएंगे जो अपर क्लास होगी वो ब्राह्मण्स लोगों की होगी, और जो सबसे लोएस्ट होगी वो शूद्र लोगों की होगी। और फिर उन्होंने कुछ लोगों को बांटा जो अनटचेबल, आउटकास्ट या आउट ऑफ कास्ट जो लोग होते थे उनको, जैसे कि स्ट्रीट स्वीपर हो गए जो मतलब कि कोने में बैठ के जो हमारे जूते पॉलिश करने वाले लोग हो गए, वो जो है अनटचेबल या आउटकास्ट में उन लोगों को दिया। ठीक है, अब आता है तो ये जो जाति जो सबसे नीचे जाति के लोग थे उनके बारे में कुछ बताया है। जैसे डिनाइल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब कि उन लोगों को जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ हो गई, रोड, वेल, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ये सब नहीं, इन सब से दूर रखा जाता था, ये सब नहीं दिया जाता था यूज़ करने के लिए। फिर आगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू टेम्पल्स और वेयर देयर प्रेजेंस वॉज सॉट टू पोल्यूट द हायर क्लास, और जो टेम्पल्स मंदिर हो गए उनमें भी उन लोगों को नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो बड़े लोग होते हैं, हाई क्लास के लोग होते हैं, वो सोचते थे अगर ये नीति जाति वाले हमारे मंदिरों में जाएंगे तो हमारा मंदिर जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, और मंदिर के अशुद्ध होने से हम भी क्या होंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। नॉट अलाउड टू लर्न वेदास, उनको वेदास जो हो गए वो भी लर्न नहीं करने दिए जाते थे, क्योंकि हाई क्लास वाले कमेटी वाले लोग ये सोचते थे अगर ये वेदास पढ़ेंगे तो ये होली मैन जो पंडित लोग हो गए वो बन सकते हैं, तो ये भी होली लोग, पंडित लोग भी बनने का उन्हें राइट नहीं होता, तो इसलिए वो वेदास भी नहीं पढ़ सकते थे। डिनाइल ऑफ यूजिंग कंफर्ट एंड लग्जरी गुड, जो कंफर्ट और लग्जरी गुड हो गए वो भी उन्हें यूज़ नहीं करने दिया जाता था, जैसे बाइसाइकिल, अम्ब्रेला, गोल्ड और सिल्वर के जो सामान होते थे उस टाइम के, ऑर्नामेंट्स जो होते थे वो सब इनको यूज़ नहीं करने दिया जाता था। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज, जो उन पे रेस्ट्रिक्शंस थी कि वो सर्विसेज भी नहीं कर सकते थे। यूज़ ऑफ डिफरेंट यूटेंसिल्स वेयर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, और उनके लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो है यूटेंसिल्स होते थे। फिर आता है कास्ट एज ए एपिटोम ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इस टॉपिक में ये बताया गया कि हमारी कास्ट को 2 सिस्टम में बांटा गया, एक क्लोज्ड सिस्टम और एक ओपन सिस्टम। जो हमारी ट्रेडिशनल टाइम पे चलता था वो था क्लोज्ड सिस्टम, और जो मॉडर्न टाइम में चल रहा है वो है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जो है लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि वो नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये जैसे नीची जाति वाले लोग ये सब नहीं कर सकते थे, तो इसको बोला गया क्लोज्ड सिस्टम। और जब मॉडर्न वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो उसमें उसको बोला जाता है ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के पास अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए जो भी वो चाहते थे वो कर सकते थे, कोई भी ऑक्यूपेशन जिस पे वो एबिलिटी है उनकी करने की वो कर सकते थे, उन पर कोई भी क्या रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो इसे बोला जाता था ओपन सिस्टम। इस पॉइंट में यही बोला गया है। कास्ट एज एन एपिटोम ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी रिप्रेजेंट एज closed system in which generation after generation was similar kind of works that is in context of the modern western industrial society as open system of the social stratification where individual can for their occupation according to their ability and could move up in the hierarchy system of society।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन दलित्स। हु दे आर, नॉन दलित्स कौन होते थे। तो टू पर्सपेक्टिव अबाउट नॉन दलित्स कमिटी, जिनके दो पर्सपेक्टिव बताए हैं किसके बारे में, नॉन दलित के बारे में। पहला नॉन दलित वो होते थे ट्वाइस बोर्न, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सेकंड में बताया गया रैशनली डिफरेंट एंड हिस्टोरिकली आउटसाइड, जैसे कि आर्यंस हो गए। द आर्यंस थ्योरी द इन्वेंटेड बाय फ्राइडरिच मैक्स मुल्लर कंसिडर्ड शूद्रा अनटचेबल एंड ट्राइबल एज ए नेटिव। इन्होंने बताया जैसे कि आर्यंस लोग हो गए जो भी हिस्टोरिकली आउटसाइड से आते थे, जो हमारे आउटसाइड्स के लोग थे, जैसे बाहर से आए थे, जैसे आर्यंस आए थे ना, तो उनको अलग पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आए वो सब, और सेकंड में बताया गया जो आर्यंस हो गए, जिनको किसने इन्वेंटेड किया था, फ्राइडरिच मैक्स मुल्लर ने। इनको एक शूद्र लोग माना जाता था, अनटचेबल, ट्राइबल माना जाता था, एज ए नेटिव देखा जाए तो। फिर आता है अंबेडकर ऑन कास्ट। सो अंबेडकर जी जो थे वो कास्ट के ऊपर क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं। कास्ट एज ए सोशल हायरार्की, अंबेडकर कंसीडर्ड कास्ट टू बी a hierarchical social system that assigned individual to specific position in society based on their birth। अंबेडकर जी बोलते हैं जो हमारे देश में ये हायरार्की चल रही है कास्ट को लेके, क्या हायरार्की जो लोगों का बर्थ के हिसाब से उनकी जाति का पता लग रहा है, ये बहुत इनइक्वालिटी है हमारे देश में। He criticized the inherent inequality and oppression embedded within the caste structure। और जो ये बोलते हैं अंबेडकर जी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ये बोलते हैं कि ये एक इनइक्वालिटी है बिटवीन द अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में। फिर टॉपिक आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क टाइटल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर जी जो है इस टॉपिक को बहुत ही एडवोकेट करते हैं, कास्ट से इन्फ्लुएंस लेके, और टाइटल देते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ही आर्ग्यूड दैट द कास्ट सिस्टम परपेचुएटेड सोशल डिवीजन एंड डिनाई इंडिविजुअल देयर बेसिक राइट्स। वे बोलते हैं, अंबेडकर जी बोलते हैं कि जो सोशल डिवीज़न है, ये सोशल हायरार्की जो है, ये लोगों के बीच में एक डिवीज़न क्रिएट करती है और इंडिविजुअल का जो बेसिक राइट है उन्हें लेने से रोकती है। ही कॉल्ड फॉर द complete eradication of the caste based discrimination। अम्बेडकर जी बोलते हैं ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे देश में। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कास्ट एज ए एक्सप्लॉयटेटिव इकॉनमी। जो हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसको लेके, इकॉनमी को लेके। लोग हायर क्लास जो है वो सारे काम कर सकती है, बट लोअर कास्ट को मना किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है काम करने से। उसके ऊपर अंबेडकर जी क्या बोलते हैं देखते हैं। ही बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम परपेचुएटेड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, द हायर क्लास बेनिफिट्स द एक्सपेंसिव ऑफ लोअर कास्ट। ये बोलते हैं कि जो हायर कास्ट है वो सर्विसेज कर सकती है, उन्हें सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट मिल रहा है, और लोअर कास्ट को कुछ नहीं मिल रहा है। जो ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये बहुत गलत है हमारे आने वाली देश की पीढ़ी के लिए। सो इसके ऊपर भी कास्ट जो है अम्बेडकर जी बोलते हैं। द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी हमारे देश में फैली हुई थी उस टाइम, उसके ऊपर अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं। He argued that untouchability was the and oppressive aspect of the caste system, denying Dalits as to basic social right and subjecting them to social exclusion and discrimination। जब आप ही खुद सोचिए, जैसे कोई लोग हैं, जैसे हमें कोई बोल रहा है कि इनसे दूर रहे, अगर हम इन्हें छू लेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे या अशुद्ध हो जाएंगे, तो हमें कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। तो उसी पे अम्बेडकर जी बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी को हटाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे कि आपने सोचा हुआ है। फिर आता है रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। सो अम्बेडकर जी बोलते हैं कि हमें जो सोशल कास्ट SC STs हैं इनके लिए रिजर्वेशन लानी चाहिए और इन्हें भी एक जस्टिस देना चाहिए, इन्हें भी अधिकार देना चाहिए। वो बोलते हैं कि इनके लिए हमें एजुकेशन में क्वार्टर्स देना चाहिए, रिजर्वेशन देनी चाहिए, इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ देनी चाहिए इनको।
इनके एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन चाहिए जिससे इनकी क्लास भी क्या हो, थोड़ी उठे। सो ये कौन बोलते हैं, अम्बेडकर जी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने चाहिए हमें SC STs को लेके, उनके प्रोटेक्शन को लेके हमें उनके राइट के प्रोटेक्शन के लिए बोलना चाहिए। उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। उनके प्रमोशन द वेलफेयर ऑफ मार्जिनाइज्ड कमेटी, जो मार्जिनलाइज्ड कमेटी है SC STs, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए। ये सब कौन बोलते हैं, अम्बेडकर जी। अब आता है द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच टुवर्ड्स दलित एम्पावरमेंट। The constitutional approach towards Dalit empowerment in India is grounded in the principle of social justice, equality और affirmative action। जो हमारी ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच टुवर्ड्स दलित एम्पावरमेंट, ये किसको फेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बताता है, इक्वालिटी के बारे में बताता है और अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में बताता है। द टर्म दलित रेफर्स टू इंडिविजुअल हु हिस्टोरिकली बिलोंग्स टू द लोअर रंग्स ऑफ द हिंदू कास्ट हिरार्की। ये दलित वर्ड जो है ये रेफर्स कर रहा है किसको, जो हिंदू कास्ट के लोअर पीपल जो हैं उनकी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताएगा, इकॉनमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जो फेस कर रहे हैं उनके बारे में बताता है। दलित एम्पावरमेंट बोलता है कि जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इकॉनमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन के लिए के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत बेकार साबित होने वाला है। इससे ना हमारे देश का क्या डेवलपमेंट हो पाएगा, ना हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज द इनहेरिटेंट डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीज़न। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि डिग्निटी और इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे सभी किसी सदस्य जो हैं हमारे देश के, उनके बीच में। इस तब वो लाते हैं रिजर्वेशन सिस्टम, SC अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर दलित्स के लिए उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन लाते हैं और उनको भी एक मोटिव देते हैं, एक चांस देते हैं, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में और लेजिस्लेटिव बॉडी में। सो रिजर्वेशन सिस्टम दे के दलित्स को हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने से क्या, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दी, एजुकेशनल सिस्टम में रिजर्वेशन दी। इसमें किसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है। फिर आता है फंडामेंटल राइट, गारंटीज राइट टू इक्वालिटी नॉन दलित्स एंड फ्रीडम फ्रॉम अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्सप्लिटिंग मेंशन द फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। हमने कुछ SC STs के लिए फंडामेंटल राइट्स भी बनाए जो कि उनकी अनटचेबिलिटी को क्या करता है, रोकता है। ये किस में मेंशन है, हमारे फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। फिर आता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एरोसिटीज़ एक्ट 1989। हमने एक एक्ट बनाया SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एरोसिटी, कब बनाया, 1989 में, जिसके थ्रू जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा कास्ट को लेके, उनको वॉयलेट किया जाए, उनको वॉयलेट करेगा, सो ये एक्ट उनको क्या करेगा, चैलेंज करेगा। फिर आता है आर्टिकल 17, अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन इन प्रैक्टिस इन फॉर्म प्रमोट्स इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन। जो भी ये आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि जो अनटचेबिलिटी है लोगों के बीच में उसको अबॉलिश करेगा। अगर कोई करता है अनटचेबिलिटी हमारे देश में कोई करता है तो आर्टिकल 17 जो है उसको क्या करेगा, फेस करेगा। आर्टिकल 17 के अगर कोई खिलाफ जाएगा तो चैलेंज कौन करेंगे, वो चैलेंज होंगे हमारे कोर्ट में। रिजर्वेशन इन पंचायत इंस्टीट्यूशन, जो है रिजर्वेशन दी गई SC STs को, किसमें, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। अब आता है कास्ट मोडालिटी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग इंडिया। अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं हम। अब आते हैं मैक गैलेंटर कहते हैं, जो अभी जो है कुछ ये पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं वो हमारी जो कास्ट है उनके बारे में बताते हैं, सो हम उनके पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे। Describe that the leader of the independent India described the caste as a foundation of nation, not just only because of the moral position against the traditional institute, but also recognized the crippling effect of the caste system over the centuries on the subordinate section of people India। तो मार्क गैलेंटर जो है ये
ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जो हमारे देश में सालों से ट्रेडिशनल टाइम से या लंबे समय से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये बहुत गलत है। आने वाली जनरेशन में ओवर द सेंचुरीज़, आने वाली जो सेंचुरीज़ हैं, इसमें बहुत ही दिक्कत होने वाली है हमारे देश को। हमारा देश इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। ये कौन बोलते हैं? मार्क्स गैलेंटर। Thus, Indian Constitution ensure legal and institutional measure to empower the communities of disadvantaged people to participate in the game of democratic political on the equal basis। मार्क गैलेंटर बोलते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल पावर देनी पड़ेगी, किसको? जो भी जो डिप्रेस्ड क्लास है या शेड्यूल कास्ट SC STs हैं उनको, और उनके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक इक्वल जगह देनी पड़ेगी जैसे लोगों को मिल रही है। फिर आते हैं GS बुर्रे। ये क्या बोलते हैं? ये कुछ हमारी कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं। कब बताया था इन्होंने? 1991 में बताया था। 6 फीचर्स बताते हैं ये हमारे हिंदू कास्ट सिस्टम के बारे में। पहले ये बोलते हैं सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है वो सेगमेंटल में डिवाइड हो रखी है। हायरार्की है, हमारी जो कास्ट है उसमें बहुत हायरार्की है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैंने जैसे अभी बताया कितनी रेस्ट्रिक्शंस है लोअर कास्ट और अपर कास्ट में, उन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताते हैं। सिविल एंड रिलीजन डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शन। एंड फिफ्थ है लैक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। एंड सिक्स्थ है रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। और जो रेस्ट्रिक्शंस पे भी मैरिज है उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि जाति को लेके भी मैरिज नहीं कराई जाती है हमारे देश में, उसको भी ये बताते हैं। हमारे किस में? हिंदू कास्ट सिस्टम के बारे में ये बताते हैं। अब आता है कास्ट एसोसिएशन। Lord Rudolph and Sushen Rudolph study the phenomena of caste association in a democratic India and viewed it as agent of modernity in the traditional society like India। लॉर्ड रुफोल्ड और सुशेन रुडोल्फ हमारी कास्ट एसोसिएशन पे बोलते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो कास्ट में डिवाइड हो गया है, और जो ये एसोसिएशंस हमारे देश में बने हुए हैं जैसे ओल्ड इंडिया ब्राह्मण सभा, ऑल इंडिया SC फेडरेशन, जाट महासभा, ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन या ऑल इंडिया यादव महासभा, ये जो एसोसिएशन है ये हमारे देश में बहुत ही गलत है। ये एक हमारे देश के लिए एक प्रेशर ग्रुप है। कौन बोलता है? ये लॉर्ड रुडोल्फ एंड सुशेन रुडोल्फ। फिर ये बोलते हैं रजनी कोठारी के बारे में। रजनी कोठारी फिर बोलती हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो है इस टॉपिक के बारे में बोलती है 1917 में। आर्ग्यू अगेंस्ट द फेमस आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन हेल्पिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट टू री एसोसिएट एंड री एस्टैब्लिश द लेजिटिमेसी। रजनी कोठारी बोलती है जो हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को लेके बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन है, इनको बंद किया जाए और लेजिटिमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। इंस्टेड दिस कुड लीड टू डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसी एंड कुड डिस्क्रप्ट द डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमारी जो ये है कास्ट एसोसिएशन, इसमें 2 पर्सपेक्टिव दिए गए किसके लेके? डेवलपमेंट को लेके। फर्स्ट लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेचर एंड सेकंड रूरल सोशल चेंज। लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेचर में ये बोला गया कि जो लैंड का जो मालिक है उसको असली हकदार दिया जाए, उसको टिलर्स ऑफ द लैंड, मतलब कि जो ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया गया था इस राइट में, और जिसको जो उसके हकदार थे रियल, उनको दी गई थी लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेचर में, उनको उनकी लैंड दी गई थी। फिर सेकंड है रूरल सोशल चेंज। कुछ रूरल जो सोशल चेंजेस भी करे गए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, पंचायती राज को लाया गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए गए, एंड दैट डायरेक्टली हेल्प टू रीच एंड पावरफुल इन द विलेज। और ये डायरेक्टली हेल्प करते हैं रीच और पावरफुल विलेज को रीच और पावरफुल बनाने में। ये दो जो है लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेचर एंड रूरल सोशल चेंज, ये क्यों लाए गए थे? हमारे देश में थोड़ा डेवलपमेंट आए इसलिए लाए गए थे। कब? पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में। फिर आते हैं शाह। ये कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक इन इंडिया में 2002 में
को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं द न्यू क्लास ऑफ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर, जैसे कि कांशीराम एंड मायावती। जो कांशीराम और मायावती थे, उन्होंने अपनी कमेटी, जो वो भी एक अनटचेबिलिटी कमेटी से बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपनी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए लोगों के लिए स्टैंड लिया था इन दोनों ने, कांशीराम और मायावती ने। और क्या किया था, मोबिलाइज़ किया था अपनी कमेटी को भी मोबिलाइज़ किया और आगे बढ़ावा दिया, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया। कौन थे, कांशीराम एंड मायावती। जो और क्या इशू जो था डेवलपमेंट ने, डिग्निटी का, अपने देश में डिग्निटी लाए थे लोगों के बीच में रह के। फिर लास्ट टॉपिक आता है डिक्लाइन ऑफ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। जो डिक्लाइन है नॉर्थन इंडिया का, वो क्यों है, जो बैकवर्ड है हमारे नॉर्थ इंडिया में, वो क्यों है बैकवर्ड। ऑफ फर्स्ट रीज़न जो है योगेंद्र यादव बोलते हैं, जो काशीराम और राम मनोहर थे, उन्होंने सिर्फ अपनी जो अनटचेबिलिटी, जो अपना एरिया था, उनको ही क्या किया था, होमोजेनाइज किया था बैकवर्ड कास्ट से, अपनी ही कास्ट को बढ़ावा दिया था, अपनी ही कास्ट को क्या किया था, आगे किया था, जो फिर जिस वजह से जो नॉर्थ इंडिया वाले थे वो पीछे रह गए थे और साउथ इंडिया वाले क्या है, आगे बढ़ गए थे। एक ये भी पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स इन नॉर्थन इंडिया का। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ द बैकवर्ड मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया स्टेट में बी राइज ऑफ एलाइट बेस्ड लीडरशिप ऑफ बैकवर्ड क्लास। और जो नॉर्थ इंडिया में के स्टेट हैं, उनमें जो लीडरशिप है, जो अपर क्लास वाले लोग हैं, वो रूल करते हैं। ये भी एक कारण है किसका, डिक्लाइन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन द नॉर्थ एंड इंडिया में। एंड थर्ड पॉइंट है, फॉर द वर्मा आर्ग्यू दैट वॉज बिकॉज द हिस्टोरिकल रीज़न। कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स भी हैं, वर्मा जी बोलती हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, ऑल सोशल डोमिनेशन केम अपॉन द रेनबो सोशल अम्ब्रेला ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो हमारी नेशनल कांग्रेस है, उनके नीचे आ गए, उनके सोशल डिनोमिनेशन में सारे लोग आ गए थे और एक्वायर कर लिया था सोशल पॉलिटिकल ओरिएंटेड को, जिस वजह से इसको हम आइडियोलॉजी हार्मोनाइजेशन भी बोलते हैं। एक ये भी कारण है किसका, डिक्लाइन ऑफ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स इन नॉर्थन इंडिया। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।